चलो अब देखो इधर, कल क्या किया था लास्ट क्वेश्चन, है ना? तो कल अपने ने प्रोजेक्टाइल खत्म कर दिया था ना। चलो हेडिंग डालो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन देखो, सबसे पहले रिलेटिव मोशन का मतलब होता है आप किसी के रिलेटिव में मोशन की जब स्टडी करते हो, सही है ना? देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूं। हमेशा हम एक चीज पढ़ते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जर्वर, सही है ना? ऑब्जर्वर क्या होता है पता है आपको? ऑब्जर्वर को अपन बोलते हैं फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सही है बात को? इसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रेम। जहां से हम सिचुएशन को स्टडी करते हैं, जहां से हम सिचुएशन को स्टडी करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों एक ही वर्ड है ना? फिजिक्स में देखो क्या होता है ना, रिलेटिव पढ़ना बहुत आसान होता है, कभी कभी क्वेश्चन रिलेटिव से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। जो क्वेश्चन अगर आप काइनेमेटिक्स लगाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए ना। रिलेटिव से सिचुएशन को पढ़ना आसान होता है, क्लियर है? तो देखो ऑब्जर्वर की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट वो है जिसकी हम स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वर जिसके रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में, जिसको हम नाम दे देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगले लेक्चर में एनएलएम में अपन पढ़ेंगे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है। आपने पढ़ा होगा इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये सब वहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे ना इनकी बातें, ठीक है? अब देखो ध्यान से, एक्चुअली हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रेम में सिचुएशन कैसे बनाते हैं वो अपन सीखेंगे ना। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो, जैसे अपन बोलते हैं ना कि पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। समझ रहे हो बात को? इसको कैसे बोलेंगे? पोजीशन एक्स मतलब पोजीशन, और ये किसकी पोजीशन बता रहा है? ए की, विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लो सपोज करो पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। जैसे अपन इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको कभी कभी हम सीधा बोल देते हैं पोजीशन ऑफ ए। जब सीधा बोल देते हैं पोजीशन ऑफ ए, इसका मतलब वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। समझ गए बात को? जैसे अपन ऐसे लिखते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको अपन बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी पोजीशन ऑफ बी, सही है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये थोड़े थोड़े वर्ड हैं देखो, विथ रेस्पेक्ट टू बी। उसके बाद देखो इसको अपन क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है? और इसको अपन लिखेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सही है? सबसे पहले अपन नाम को पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, सही है? इसी तरीके से ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सही है? इसी तरीके से आप ये पोजीशन के लिए लिया है, मैं वेलोसिटी में भी ले सकता हूँ, VAB। इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ये इसके नाम है। इसी तरीके से एक्सेलेरेशन में भी ले सकता हूं मैं, एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। समझ गए बात को? तो ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, देखो एक्चुअली में ना यहां पर ऑब्जेक्ट है ए, फ्रेम है बी, रेफरेंस फ्रेम कौन है? बी, बस ये पता होना चाहिए। जैसे आप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हो, तो बी यहां पर क्या है? ऑब्जर्वर है। और स्टडी किसकी कर रहे हो आप? ए की। किसकी कर रहे हो? समझ गए बात को? पक्का? ठीक है ना? समझ गए बात को? चलो वेरी गुड। अब देखो इधर एक फिक्स्ड फ्रेम है, सही है? यहां पर ए है, यहां पर क्या है? ए, सही है? ये कोई फ्रेम है जो फिक्स्ड है। एक्चुअली में इसको ग्राउंड फ्रेम ले लो, क्या ले लो? ज्यादा बेटर रहेगा। ये ग्राउंड फ्रेम है, सही है? तो इसकी पोजीशन क्या होगी ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में? ये होगी,
यानी दिस इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मानते हो नहीं मानते? अरे मानते हो नहीं मानते? मानते हो नहीं मानते? पक्का मानते हो ना? अब वेक्टर के तरीके से मत देखना सर जी ये वेक्टर होगा, ये तो पोजीशन अलग तरीके से लिखते हैं, वेक्टर अलग है। सही है? पक्का? मैंने पोजीशन ऑफ ए लिखी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली मैं यहां पर कोई बी लेता हूं, मान लो उसकी पोजीशन लिख देता हूं, दिस इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकता हूं क्या? बोलो। अब अगर मैं मान लो सपोज करो, अब अगर मान लो सपोज करो मैं पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा? पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी कौन है? ऑब्जर्वर, ए कौन है? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन कुछ ऐसे आएगी, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की तरफ ही तो आएगा। तो इसका मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ बी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यही पूछा है मैंने। अब इसमें अगर आप सोचो क्या दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, वेक्टर सम करो तो, यानी एक्स बी जी प्लस एक्स ए बी इक्वल टू क्या आएगा? एक्स ए जी। इसका मतलब एक्स ए बी कितना आ गया? एक्स ए जी माइनस एक्स, नहीं समझे? अरे बोलो। इसका मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है? पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं समझे? बोलो क्या करना है? पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कैसे लिखोगे? पोजीशन ऑफ ए विथ, ये नहीं देखना, ये तो ऐसे प्रूव कराया है ताकि आपको पता चले नहीं ऐसा नहीं है, दुनिया में चीजें बनी हुई है, इसको देखना नहीं है, बार बार देख के दिमाग खराब होएगा आपका। इसी को सोचो, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कैसे लिखेंगे? पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू। इसी तरीके से अगर मैं पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखना चाहूं तो पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्स बी माइनस एक्स ए का मतलब समझ गए? ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, कोई दिक्कत? अगर मान लो सपोज करो मैं यहां पर वी ए भी लिखूं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, क्या लिखूंगा? जल्दी जल्दी बोलो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू। ये दोनों ध्यान से सुनना, ये किसी ना किसी फिक्स फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। कभी भी ऐसा ना हो कि ए तो आपको दे रखा है सी की फ्रेम में, बी दे रखा है आपको डी की फ्रेम में, और आपने वी ए भी लिख दिया वी ए माइनस वी बी, गलत हो जाएगा। ये दोनों की पोजीशन ए की फ्रेम के रेस्पेक्ट में पता है हमें, ग्राउंड फ्रेम है, तभी ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। नहीं समझे? समझ रहे हो ना? कभी कभी है ना बच्चे एक्स ए बी लगा देते हैं, एक्स ए माइनस एक्स बी, ए किसी और फ्रेम के रेस्पेक्ट में, बी किसी और फ्रेम, तब ये फॉर्मूला लगाना। समझ गए बात को? यहां पर ये दोनों एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में होने चाहिए। क्लियर? ज्यादातर आपको एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही मिलेगा, डोंट वरी। कोई आएगा? आ जाओ। तो ये आपको पता चल गया ना, एक्स ए बी क्या होगा? एक्स ए माइनस एक्स बी। वेरी गुड। वी ए बी क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। अब एक मस्त बात और लिखाऊंगा, अभी रुको, एक बार पहले ए एक्सेलेरेशन का भी बताता हूं। ए बी क्या हो जाएगा? ए माइनस ए बी। सही है? अच्छा एक चीज और बताता हूं, अगर मान लो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालूं तो क्या होगा? वी ए माइनस वी ए, कितना हो गया? 0। यानी जिसकी भी फ्रेम में जाएंगे वो खुद कहां पर आ जाता है? रेस्ट पे। खुद की फ्रेम में आदमी खुद को क्या मानता है? समझ गए? एक ऑब्जेक्ट हमेशा खुद की फ्रेम में खुद को क्या मानता है? ये बहुत अच्छी बात है। यानी आप देखना, जब भी मैं फ्रेम में सिचुएशंस बनाऊंगा तो एक चीज हमेशा याद रखना, मैं जब भी किसी की फ्रेम में जाऊंगा उसको रेस्ट पे मानूंगा। अगर मान लो मैं बस में चल रहा हूं तो मैं ये मानूंगा मैं रेस्ट पे हूं, तभी तो मुझे पेड़ चलते हुए दिखते हैं। कभी कभी देखना ट्रेन में आपको फील भी नहीं होगा, जब दो ट्रेन पास में होती है ना रुकी हुई, एक चलती है ना, तो हमें कभी कभी ये लगता है वो चल रही है या ये चल रही है, पता नहीं चलता, कंफ्यूजन रहती है। होती है या नहीं होती? वही तो रिलेटिव है। वहां आपको रिलेटिव बहुत अच्छा फील होगा ट्रेन के टाइम पे। सही है ना? अब कई लोग बोल रहे हैं हम तो सर ट्रेन के बाहर ही खड़े रहते हैं, हमें सब कुछ फील होता है। वो अलग बात है। तो अच्छा इसमें एक लाइन लिख लेना, ऑब्जेक्ट अपनी खुद की फ्रेम में खुद को रेस्ट पे मानता है। ये लिख लो हिंदी में, अब इतनी इंग्लिश थोड़ी आती है मुझे। ऑब्जेक्ट खुद की फ्रेम में खुद को रेस्ट पे मानता है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1D में देखते हैं ना।
1D में सिचुएशंस बनाना सिखाता हूं आपको। जैसे मान लो सपोज करो ये A है और ये B है, मान लो, क्योंकि अपन पहले 1 डायमेंशन ही पढ़ेंगे बच्चा ना, रिलेटिव का 1 डायमेंशन। मान लो अगर ये इधर जा रहा है VB से और ये इधर जा रहा है VA से, तो अगर आपको एक ही फ्रेम में भेज दिया जाए इन फ्रेम ऑफ A, इन फ्रेम ऑफ A, अगर एक ही फ्रेम में B की स्टडी करूं तो एक ही फ्रेम में आते ही सबसे पहले तो ये मानेंगे A क्या है, रेस्ट पे। अब देखो इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर की माइनस, तो अब सिंगल है तो आई जे केप लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस से काम चल जाएगा, बिकॉज 1D पढ़ रहे हैं। 2D में हम क्या लगाएंगे, आई जे केप लगाएंगे, समझ गए बात को, अभी तो प्लस माइनस से काम चला लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ B इन ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ A इन ग्राउंड फ्रेम। सही है भाई, एक ही फ्रेम में हूं, A रेस्ट पे आ जाएगा, B की स्टडी करूंगा, अच्छा वेलोसिटी ऑफ B VB प्लस ही है, वेलोसिटी ऑफ A भी प्लस ही है, तो ये VB माइनस VA दिखेगा। कितना दिखेगा, यानी तुम्हें इसकी जो स्पीड है वो क्या दिखाई देगी, VB माइनस VA। मैं इसको पता कैसे समझाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ जब भी किसी की फ्रेम में वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो निकालना हो, अपना उल्टा ऐड कर दो दूसरे वाले में, अपना उल्टा ऐड कर दो। अगर मैं इधर VA जा रहा हूँ तो सामने वाले में VA इधर कर दूंगा, तो VB माइनस VA हो गया उसका नेट। अगर VA ज्यादा होगा तो इधर आ जाएगा और VB ज्यादा होगा तो उधर चला जाएगा। अगर मैं इधर जा रहा होता ना, इधर 2D में भी ऐसे ही करता हूं मैं, तो अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मैं अपना इधर ऐड कर दूंगा तो ये इधर दिखेगा मुझे, खत्म। रिलेटिव में और कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, अपना उल्टा ऐड कर दो, रिलेटिव में सिचुएशन बन जाएगी। सिचुएशन बिना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो कुछ सवाल सही कर दोगे, बहुत सारे गलत भी कर दोगे, इसलिए हमेशा तरीके से सॉल्व करना, गलत नहीं करोगे कभी। 2 तरीके की सिचुएशन आएगी, देखो ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है ना, मैं रिलेटिव में 2 चीजों पे, एक तो होता है किसी की फ्रेम में स्टडी करना, जैसे क्या होता है ना, एक आता ना अपने रेन प्रॉब्लम है ना, रेन प्रॉब्लम, उसमें आप कभी देखना आदमी, जैसे वो अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन आते हैं कि किस स्पीड से दिखाई देगी ये वो, उसमें आदमी खुद फील करता है क्योंकि उसको खुद को छाता पकड़ना है, सही है, तो वो अपनी फ्रेम में स्टडी करेगा। और रिवर प्रॉब्लम उल्टा चलती है, वो नदी में है लेकिन सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो दोनों में अलग अलग सिचुएशंस होती है, हमेशा ही फ्रेम में नहीं करना पड़ता, कभी कभी ग्राउंड फ्रेम में भी सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है। फ्रेम में पता है पर ग्राउंड फ्रेम में स्टडी करनी पड़ती है। तो जब ये सवाल कराऊंगा तो मैं इन चीजों पे आपको ध्यान दूंगा, किसमें फ्रेम में स्टडी करनी है, किसमें ग्राउंड फ्रेम में स्टडी करनी है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना हमेशा। अगर ये 2 चीजें आप ध्यान रखोगे ना तो आप कभी भी सवाल गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी अपन 1D है, सिंपल क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, है ना। तो A है, समझ गए, तो A को सिचुएशन कैसे दिखाई देगी, VB माइनस VA, अपना उल्टा ऐड कर दिया। अगर मान लो सपोज करो ऐसा हो जाता कि इन फ्रेम ऑफ B स्टडी करता मैं, इन फ्रेम ऑफ B, इन फ्रेम ऑफ B स्टडी करता तो क्या होता, एक इधर जा रहा है VA से, है ना, एक मिनट रुको, इन फ्रेम ऑफ B स्टडी करते B कहाँ आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेस्ट पे। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ A इन ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ B इन ग्राउंड फ्रेम। मानते A भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, तो ये किधर आएगा, इधर आएगा, VA माइनस VB से। तो देखो ना, इसने भी अपना उल्टा ऐड कर दिया उसमें, भाई ये इधर जा रहा था, इसने अपना उल्टा इधर ऐड कर दिया, समझ गए। ये एकदम फ्रेम में सिंपल अपन याद रखेंगे, सिचुएशन बनाना सीखना है। आपको पता तो है ये सारी चीजें कि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इक्वेशंस लगाओगे ना तब आप कई बार मात खा जाओगे, जो खा जाओगे मैं करवा दूंगा 1-2 सवाल कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह में आदमी गड़बड़ कर देता है, ये कहाँ प्लस लेना है और कहाँ माइनस लेना है। आपको ये पता है कि सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है ये कभी नहीं पता होता। जो होता है ना, कई बार क्या होता है ना, VB माइनस VA के हिसाब से XB माइनस X से चलेगा, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान में रखते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव ले लेते हैं, जबकि होता दोनों में से एक नेगेटिव है, तो गलत कर देते हैं। तो ये चीजें एकदम ध्यान से रखना कैसे करनी है, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, जैसे मान लो सपोज करो मैं अगर ऐसा लूं, ये A है, ये B है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दिस इज VA से और ये VB से, सही। अब मैं सिचुएशन बनाता हूं, सेम इन फ्रेम ऑफ A, तो A की फ्रेम में A क्या आ जाएगा,
रेस्ट पे आ जाएगा। अगर मैं इस केस में वेलोसिटी ऑफ बी निकालूं तो ए का उल्टा ऐड हो जाएगा, तो यानी मुझे ये कितने दिखेगा, वी बी प्लस वी ए से दिखेगा। अरे इसका उल्टा ऐड कर दिया उसमें, नहीं समझे। अगर मैं सपोज करो सेम सिचुएशन यहां बनाता, किसकी फ्रेम में, बी की फ्रेम में, तो बी कहां आ जाता, रेस्ट पे, तो बी का उल्टा क्या होता, इधर, तो ये इधर दिखता उसको। नहीं समझे, बोलो पक्का, लिख लो बच्चे। सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन बता देता हूं कि जो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है वो आप कैसे यूज करते हो, फिर सवालों में कैसे यूज करना है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालोगे फाइनल, तो इनिशियल वेलोसिटी को भी आपको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी करना पड़ेगा। सही है, सब कुछ ऐसे ही निकलेगा। देखो यू ए बी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, टाइम देखो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा नहीं लेना टी ए माइनस टी बी भी ले लिया, ठीक है। ये तो मैंने, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन लगानी थी, सॉरी, 80 v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80 एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम। सही है। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू ए बी प्लस हाफ, देख लेना भाई कहीं ये ना गलत लिख दूंगा, इससे खराब और जीवन क्या हो सकता है, अभी लिख दे दिया। तीसरा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन, एक्स लिख देता हूं। ये देखो ये इक्वेशंस है, ये रिलेटिव में आप सारी लगा सकते हो, समझ गए, पक्का। चलो ये 3 इक्वेशन लगानी, चौथी भी लगा सकते हो, जो चौथी सिखाई थी वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इन पे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना अपन। सबसे पहले अपन मान लो एक आसान सवाल करते हैं ना, सबसे पहले एकदम आसान। ये मान लो चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये जो बी है ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये डिस्टेंस है वो है 180 मीटर। फाइंड टाइम आफ्टर विच ए क्रॉस बी, 9th क्लास में सिखाया जाता है। ए आ जाएगा रेस्ट पे, ए रेस्ट पे आ जाएगा, तो बी की वेलोसिटी इधर 5 और इधर इसका उल्टा 20, तो कितना दिखेगा तुम्हें रिलेटिव में, 15। अरे दिखेगा ना भाई, 5 तो इधर है और 20 तुम्हें इधर दिखेगा, तो इन दोनों का इफेक्टिव कितना हुआ, 15। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर। बोलो टाइम कितना लगेगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 180 बाई 15, कितना आ गया ये, 12 सेकेंड क्या। आओ एक सवाल और करते हैं। देखो ये ए है और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये बी है, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। सही है, ओके। अच्छा ध्यान से सुनो, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। फाइंड टाइम आफ्टर विच ए क्रॉस बी, फाइंड टाइम आफ्टर विच ए क्रॉस बी। फ्रेम में समझाना मेरे को, फ्रेम में एनालाइज करना सिचुएशन को पूरी, कि ये इसका मोशन कैसा होगा ए या बी की फ्रेम में, और ये कैसे जाएगा, कैसे मिलेगा। मजा आ जाएगा अगर आप सिचुएशन एनालाइज कर पाए तो। मतलब ये मान के चलो फिर तुम्हें फ्रेम में डरने की जरूरत नहीं है, तुम क्वेश्चन सोच पाओगे। देखो इधर ध्यान से, अपन क्या करते हैं, ए की फ्रेम में जाते हैं, ए आ गया रेस्ट पे, ठीक है। अब बी की वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, देखो बी 20 से इधर चल रहा था और इसकी वेलोसिटी है 10, वो इधर जुड़ जाएगी, तो इफेक्टिव कितनी आएगी, 10। अरे बोलो, अब सोचो ये एक्सेलेरेशन इसका 2 था, तो तुम्हें इसका एक्सेलेरेशन कितना दिखेगा, इधर 2, तो एक्सेलेरेशन इधर 2 दिखेगा।
तो इसका मतलब अब इसका मोशन देखना, इसको कैसा दिखेगा इसका मोशन, भाई साहब धीरे 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 स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी, यू टर्न लेगा और फिर आके से मिल जाएगा। अब अगर इस डायरेक्शन को प्लस मानोगे तो सेकंड इक्वेशन लगाए, सेकंड इक्वेशन में ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है कितना 80 मीटर। अब सोच के देखो, इस डायरेक्शन को प्लस मानोगे तो इस आदमी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है माइनस, क्या है माइनस, तो -80। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना है t, -12 एक्सेलरेशन 2 इंटू टी स्क्वायर। बोलो तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 गया तो टी स्क्वायर -10t, तो t बराबर, इसीलिए तो रिलेटिव सबसे तगड़ा होता है, b स्क्वायर 4ac 320 अपॉन 2a 10 प्लस √420। कितने लोगों ने सही किया था, एग्जैक्टली सही था डिस्प्लेसमेंट है? अच्छा सॉल्व कर लिया था आपने, डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट सही से कर लिया था कि -80 लेना है, वेरी गुड। ये A है ये B है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, B जो है वो चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, सही है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन है वो 4 नहीं 10 लेते हैं यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सेलरेशन को लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो A है ये डिस्टेंस लेते हैं अपन 100 मीटर और इसको चलाते हैं 100 मीटर पर सेकंड। फाइंड टाइम आफ्टर विच A क्रॉस B। तो अगर अपन सिंपल सी बात करें, एक ही फ्रेम में जाएं, A आ गया रेस्ट पे, A आ गया, अब B की वेलोसिटी बताओ, B की वेलोसिटी इधर 80 हो जाएगी बिकॉज इधर 20 है और इधर कितना है 100, तो इफेक्टिवली कितना आ गया 80। एक्सेलरेशन देखो इसका इधर ही है, इधर तो एक्सेलरेशन है नहीं 10, तो ये A हो जाएगा, ये V नोट हो जाएगा। अब सोच के देखो ये कितना है 100, इधर की डायरेक्शन को प्लस मान लो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, हाफ 80 स्क्वायर, अरे बोलो भाई, तो 5t स्क्वायर -80t प्लस 100 इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर माइनस कितना, यही आ रहा है, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू 16 प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 256 और 80 अपॉन 2a, 16 प्लस माइनस कितना आ जाएगा ये 76 अपॉन 2। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या टाइम की दोनों वैल्यू रियल आएगी या एक वैल्यू रियल आएगी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर 16 माइनस √176/2 होगा या 16 प्लस √176/2 होगा? प्लस वाला या माइनस वाला? क्योंकि ये पहले आ जाएगा टाइम, तो आपके आंसर में पहली बार तो इस टाइम पे क्रॉस करेगा, वो बाद में कैसे क्रॉस करेगा बताता हूं। देखो आप सोचो इसको रिटार्डेशन पे है तो पहले तो इससे ये मिल जाएगा, फिर ये आगे जाएगा यू टर्न लेके वापस आएगा, दोबारा मिलेगा, तो वो फर्स्ट टाइम इस टाइम पे क्रॉस करेगा। बच्चा क्या करता है पता है? वो सोचता है जिंदगी में हमेशा प्लस वाला ही लेना होता है। आज तक आपने भी सवालों में यही लिया है ना,
माइनस के बारे में तो सोचते ही नहीं, क्या पता माइनस वाला भी सही हो सकता है। अरे यार 176 है, 16 से कम होगा नहीं है, तो इसका मतलब आंसर तो पॉजिटिव है, तो यही लेना है। सवाल में आपको साफ साफ लिखा होगा वो टाइम बताओ जो वो फर्स्ट टाइम क्रॉस करेगा। यहां पर कितने टाइम क्रॉस करेगा ये? 2 बार, दोनों रियल है। मैं चाहता था परफेक्ट वैल्यू आ जाए, लेकिन अब परफेक्ट वैल्यू के लिए आपको डेटा पहले बनाना, मन से डेटा बनाओगे तो आंसर मन से आएगा, पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ए मोटरसाइकिल एंड ए कार, अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिव का। ए मोटरसाइकिल एंड ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a motorcycle and a car start from rest at the same place at the same time and they travel in the same direction छोटा सा ही सवाल है, टेंशन मत लो। A motorcycle and a car start from rest at the same place at the same time and they travel in same direction. The motorcycle accelerate uniformly. The motorcycle accelerate uniformly at 1 meter per second square up to a speed of 36 kilometer per hour. 1 meter per second square up to a speed of 36 kilometer per hour. And the car 8.5 meter per second square and car 8.5 meter per second square up to a speed of 54 kilometer per hour. Up to a speed of 54 kilometer per hour, मतलब ये एक्सेलरेट होगा 54 तक और वो वाला एक्सेलरेट होगा 36 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर है। कैलकुलेट द टाइम एंड द डिस्टेंस एट विच द कार ओवरटेक द साइकिल। हाँ देखो, सबसे पहले अपन ये क्या ले रहे हैं, ये अपने पास कार है, ठीक है, ये अपने पास बाइक है, इस कार का एक्सेलरेशन कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कब तक एक्सेलरेट होगी? 36 को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो कैसे गलत बता रहे हो? कार की वेलोसिटी कितनी होगी? 54, यानी 5/18 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 15। यानी जो कार एक्सेलरेट होगी ना वो होगी यहां तक, यहां पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। अब आप सोचो उस टाइम इंटरवल में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? S1 कितना होगा? S1 वो अभी देखते हैं। अब देखो इधर सबसे पहले टाइम इंटरवल निकाल दो, यहां से यहां तक 15 माइनस 80 है ना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 15। फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल है 0, एक्सेलरेशन है 0.5 इनटू टाइम, तो इसको टाइम लगेगा 30 सेकंड। कितना सेकंड लगेगा? 30। उस सेकंड में ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी? S बराबर हाफ, एक्सेलरेशन कितना है भाई? एक्सेलरेशन कितना है? हाफ, t स्क्वायर का मतलब 30 का स्क्वायर 225, ये कितना होगा? 225। समझ गए? अब बाइक की बात करते हैं। बाइक कितने से एक्सेलरेट हो रही है? 1 मीटर पर, सही है, और ये कितनी देर तक होगी? 36 का मतलब 10 मीटर पर सेकंड तक। उस समय बाइक को कितना? 10 सेकंड लगेगा, तो यानी बाइक 10 सेकंड में कितनी चलेगी? S बराबर हाफ, बाइक का एक्सेलरेशन कितना है बाइक का? 1, टाइम कितना है? 10 सेकंड, तो कितना हुआ? 50। ये S1 कितना हुआ? 50 है ना, तो 10 सेकंड में कितना चला? 50। अब देखो जैसे ये 50 चलेगा, मतलब ये मान लो आपकी बाइक यहां आई, ठीक है, ये कितना चला था बाइक? 50 मीटर। अब यहां तक टाइम कितना लगा उसको? टाइम लगा उसको 10 सेकंड। कितना लगा? लेकिन इसके बाद ये तो 30 सेकंड तक एक्सेलरेट हुआ ना,
तो 30 सेकंड तक ये 20 सेकंड और चलेगा। 20 सेकंड अगर ये किस स्पीड से चली बाइक, 10 मीटर पर सेकंड से, तो 200 और चला जाएगा। तो इसका मतलब बाइक यहाँ निकल जाएगी आगे, बाइक कहाँ निकल जाएगी आगे ऐसे, और ये कितना चलेगा 200, कितना चलेगा 200। तो बाइक टोटल कितना चल गई 250, कितना 250, और कार कितना चली थी 225। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 25 मीटर का, कितने का 25 मीटर का। अब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v रिलेटिव, अगर मान लो ये चल रही है 10 से और ये 15 से, तो रिलेटिव कितना होगा 5। रिलेटिव डिस्टेंस देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए मैं प्लस मान रहा हूं। तो टाइम कितना होगा 25/5, कितना 5 सेकेंड, और ऑलरेडी 30 सेकेंड निकल चुका था कार को एक्सेलरेट होने में, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 35 सेकेंड। टोटल टाइम कितना आएगा 35। समझ गए बात को, ध्यान से सुन लेना। करना क्या है, पहले ये 30 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुआ डिस्टेंस इसने, पर ये तो 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुआ, बचा हुआ ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। इसकी स्पीड 10 सेकेंड के बाद कितनी है 10, तो फिर ये 10 से चलेगा तो 20 सेकेंड में कितना चला जाएगा 200, यानी 30 सेकेंड तक अगर आप देखो तो 30 सेकेंड तक ये चलेगा 225 और ये चलेगा 250। तो दोनों में गैप कितना, वही कार ले लेते हैं, वही एक आसान वाला सवाल कराता हूं। ये अपनी हरियाणा रोडवेज, और नहीं ये राजस्थान रोडवेज लेता हूं, राजस्थान बस सर्विस। हरियाणा रोडवेज को सामने से लाते हैं, डर तो हरियाणा रोडवेज को देखने से आ जाता है भाई। आप हरियाणा रोडवेज वालों को कभी गाड़ी चलाते हुए देखना, सच बता रहा हूँ, मतलब ओवरटेक करते वक्त ये नहीं देखते सामने गाड़ी आ रही नहीं आ रही, सामने वाला देखे, सामने वाला। मेरे को तो एक दिन गाड़ी नीचे उतारने लगी जब मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूँ रोड पे, वो ओवरटेक करके ला रहा है, मेरे को गाड़ी नीचे उतारनी पड़ी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बोले हटाओ तो ठीक है, नहीं तो मिल लेंगे बाद में कोर्ट में, बच्चे तो मिलेंगे, उनको तो कुछ होना नहीं है। तो ऐसा देखो, ये है हरियाणा रोडवेज है ना अपने, ओके। अब देखो इधर ये चल रहा है, ये चल रही है, राजस्थान वाले बच्चे धीरे धीरे चलाते हैं 80 किलोमीटर पर आवर से, सही है, और ये चल रही है कितने से 120 किलोमीटर पर आवर से, सही है। दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, करीबन है कितना किलोमीटर ले ले बताओ, 2 किलोमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अब क्या है कि यहाँ से ये गाड़ी चल रही है, ये जो कार है ना, ये चल रही है, इसको थार ले लेते हैं, देखो महिंद्रा क्या हुआ, और ये चल रही है मान लो करीबन 100 किलोमीटर पर आवर से। अगर जो इसको नाम देते हैं इसको, तो ये क्या करता है, इसको ओवरटेक करने के लिए एक्सेलरेट करता है। क्या करता है, एक्सेलरेट। फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए सो दैट इट सेफली क्रॉस बी। ये बी को आसानी से क्रॉस कर ले। मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इस स्पीड से चलेगा तो नहीं कर पाएगा, मेरे अंदाज से नहीं कर पाएगा भाई। अच्छा ये डिस्टेंस नहीं दी क्या, ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, नहीं कर पाएगा, भले ही डिस्टेंस कम हो तो क्या हुआ, ये 20 किलोमीटर की स्पीड से है और वो 200 किलोमीटर की स्पीड से चेंज हो रहा है ना, है तो 20 किलोमीटर की 20 की स्पीड से इसको 1 किलोमीटर को ट्रेवल करेगा, वो 2 किलोमीटर को 200 से ट्रेवल करेगा ना। और एक बार आपने ओवरटेक में लाइन पे लगा दी ना गाड़ी, सामने से गाड़ी आ रही है तो टकरानी तय है। ओवरटेक, अब बच्चा कई बार बंदा बोलता है सर वो तो यहीं तक पहुंचेगा तो क्या हुआ, ओवरटेक करने के लिए इधर लाइन में लाना पड़ता है गाड़ी को,
तो लाइन में लाने के बाद सामने से गाड़ी आएगी ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो अभी इसने ओवरटेक पे लगा दी अपनी गाड़ी। अब इसको सेफली इसको क्रॉस करना है तो इसका मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होना चाहिए? फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए सो दैट इट क्रॉस बी। देखो इधर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है इन दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू मीट फ्रॉम ए और बी है ना, कितना टाइम चाहिए?